आज की टॉक में हम टाइम ऑर्डरिंग एंड नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेटर्स को हम एस मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन में, जब हमने एस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन लिखा था उस वक्त यूज कर चुके हैं, और इसका एडवांटेज ये था कि जो टाइम लिमिट थी, जहाँ T1, T2, T3 इस तरह की जो टाइम लिमिट आई थी, उन सब को हमने T0 और T से रिप्लेस कर दिया था। T0 इनिशियल टाइम था और T फाइनल टाइम था। इस T0 को हम माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट से भी रिप्लेस कर चुके हैं। So this is the biggest advantage of time ordering of operators, that we can remove the time limits, or we can expand the limits from initial to final state only. So what is time ordering और डायसन chronological ordering? तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि टॉ ये यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए। टॉ HIT1 HIT2 दिस इज इक्विवेलेंट टू tau is operator and it is operating here somewhere. ये equal sign थोड़ा मिस है। तो this is equivalent to either HIT1 HIT2 if T1 is greater than T2, and this is equivalent to HIT2 HIT1 if T2 is greater than T1. Means time ordering operators जो टाइम की ऑर्डरिंग में ऑपरेटर्स को या टाइम सीक्वेंस में ऑपरेटर्स को अरेंज कर देता है। तो जो लेटेस्ट वन इन द टाइम अकरिंग फर्स्ट इन द प्रोडक्ट, जो लेटेस्ट होगा वो इस प्रोडक्ट में पहले आएगा, और जो बाद में होगा वो इस प्रोडक्ट में बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, मीन्स T1 लेटेस्ट है, तो HIT1 जो ऑपरेटर है वो पहले आएगा प्रोडक्ट में और HIT2 बाद में आएगा। और यदि T2 ग्रेटर है तब HIT2 पहले आएगा और HIT1 बाद में आएगा। और इस प्रोडक्ट का जो बेसिक एडवांटेज है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दिस टाइम ऑर्डरिंग इज दैट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इंटीग्रल लिमिट्स वी कैन टेक इंटीग्रल ओवर द होल टाइम इंटरवल। मीन्स वी कैन रिप्लेस the separate integration limit by the whole time limit. For example, जैसे एस मैट्रिक्स में हमने टाइम इनिशियल टाइम को T0 लिया था और फाइनल टाइम को T लिया था, तो हम जो T1, T2, T3 इत्यादि जो थे उनको T0 से T तक रिप्लेस कर सकते हैं, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक भी रिप्लेस कर सकते हैं। minus infinite is your initial time and plus infinite is your final time. So this is about the time ordering or Dyson chronological ordering. Now we will discuss about the normal product or mixed product. तो नॉर्मल प्रोडक्ट में जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं उन सब क्रिएशन ऑपरेटर्स को एनाहिलेशन ऑपरेटर्स के लेफ्ट में लिखा जाता है। So in normal product, all creation operators are left to the all annihilation operator. Or the process of putting this product into the normal order is called normal or mixed ordering. इस प्रोडक्ट का हमने यूज किया था जब हमने लीनियर चेन ऑफ कपल ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने जो हैमिल्टोनियन था उस हैमिल्टोनियन को हैमिल्टोनियन में जो H इक्वल टू आया था अपने पास में, उसमें A अगर A किया था, मीन्स क्रिएशन ऑपरेटर्स को हमने राइट में लिखा था और एनिहिलेशन ऑपरेटर को लेफ्ट में लिखा था। और ऐसा करने पर ही वैक्यूम स्टेट में पार्टिकल्स नहीं प्राप्त हुए थे। यदि हम नॉर्मल ऑर्डरिंग नहीं करें, न लें, तो उस केस में हमें वैक्यूम स्टेट की जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट मिलती है और वो फिजिबल नहीं है। इसलिए इस नॉर्मल प्रोडक्ट का हमने वहाँ यूज किया था। और यहाँ मैं फिर इसकी नीड बता रहा हूँ आपको कि द डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स रिमूव पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द इनिशियल नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट। मीन्स वो स्टेट जो माइनस इनफाइनाइट पे है या इनिशियल स्टेट है, उसमें से डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर पार्टिकल को रिमूव करता है, और क्रिएशन ऑपरेटर gives the particle in the final non-interacting state. So clearly it is necessary to move all the annihilation operator to the right of all creation operators.
move all the annihilation. It is clear necessary to move all the annihilation operators to the right. Yes, annihilation operators जितने भी हैं, all creation operators left में होंगे. ओके, तो जितने भी annihilation operators हैं वो राइट में चले जाएंगे और जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे. तो इस वजह चूँकि एनाइलेशन ऑपरेटर केवल इनिशियल स्टेट पर ही एक्ट कर सकता है, इसलिए इन्हें हमें लेफ्ट में रखना पड़ेगा और क्रिएशन ऑपरेटर केवल फाइनल स्टेट में ही ऑपरेट कर सकता है, इसीलिए इनको हमें राइट में लिखना होगा. इसलिए नॉर्मल प्रोडक्ट में जितने भी एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं उन्हें लेफ्ट में, एनाइलेशन ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनको हम राइट में रखते हैं और क्रिएशन ऑपरेटर्स को लेफ्ट में रखते हैं. Yes, so this is the normal product and normal ordering for the boson field operators. नॉर्मल ऑर्डरिंग को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इस तरह से दो डॉट दोनों साइड लगाकर इस नॉर्मल ऑर्डरिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जैसे मेरे पास बी डेकर बी है और इसका मुझे नॉर्मल ऑर्डरिंग करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ बी डेकर इट मीन्स क्रिएशन ऑपरेटर ऑलरेडी लेफ्ट में है, इसलिए इसकी नॉर्मल ऑर्डरिंग बी डेकर बी ही मिलेगी. सो दिस इज द नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ बी डेकर बी इक्वल टू बी डेकर बी. एंड इफ यू हैव बी डेकर देन यू हैव टू replace B decker. Yeah, you have to put the B decker in the left side and B in the right side. So normal ordering of B decker will be equivalent to B decker B. So these two results can be combined with the commutation relation obeyed by B and B decker. हम जानते हैं कि बोसॉन फील्ड ऑपरेटर्स के लिए, बोसॉन फील्ड के लिए ये जो ऑपरेटर बी डेकर है ये दिस इज इक्वल टू 1, इसका जो कम्यूटेटर है 1 के इक्वल होता है. तो बी डेकर माइनस बी डेकर बी इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट बी डेकर इक्वल टू 1 प्लस बी डेकर बी. और बी डेकर बी को आप इस किससे नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ बी डेकर बी से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि बी डेकर बी की नॉर्मल ऑर्डरिंग भी बी डेकर बी के बराबर होगी. तो इसलिए हम यहाँ बी डेकर बी को नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ बी डेकर बी के इक्वल भी लिख सकते हैं. तो आप इस इक्वेशन को बी डेकर माइनस नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ बी डेकर इक्वल टू 1 के इक्वल लिख सकते हैं. और यह इक्वेशन जब कॉन्ट्रैक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे तब यूज की जाती है. दिस इज नंबर सेकंड प्रॉपर्टी. यदि आप बहुत सारे एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स आपके पास हैं तो जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं उनको लेफ्ट में लाना होगा और जितने भी एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं उन्हें राइट में ले जाना होगा. तो इस तरह से हम बी ये कंटिन्यू आना चाहिए था. तो अगर यहाँ जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं उनको इधर ले आए, लेफ्ट में ले आए और एनाइलेशन ऑपरेटर्स राइट में पहुँच गए. तो हम इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटर्स की नॉर्मल ऑर्डरिंग कर सकते हैं. वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल ordering is it obeys the distribution law. It means अगर आप नॉर्मल ऑर्डरिंग जहाँ मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया है आप इसे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो n a b प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एस दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू n a b प्लस एंड सो ऑन n r s. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द नॉर्मल प्रोडक्ट. और वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट in normal product of operators has zero expectation value in vacuum state. normal product का vacuum expectation value 0 होगा क्योंकि vacuum state में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता. इस वजह से नॉर्मल प्रोडक्ट का जो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 के इक्वल प्राप्त होता है.
दिस इज द नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ द फर्मियन फील्ड ऑपरेटर्स। फर्मियन फील्ड ऑपरेटर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ ये ध्यान रख देने वाली बात है कि जब बोसॉन्स का नॉर्मल ऑर्डरिंग करते हैं तो आप जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर्स को है उनको लेफ्ट पे ले जाते हैं एनालिसिस ऑपरेटर्स के। लेकिन जब ये काम आप फर्मियन फील्ड ऑपरेटर्स के लिए करेंगे तो आपको यदि जैसे यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ एफ डेकर लिया है मैंने, तो यहाँ माइनस साइन आ गया है। तो आप जितनी बार रिप्लेस करेंगे उतनी ही बार माइनस साइन आता जाएगा। इट मीन्स जितनी भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं क्रिएशन ऑपरेटर्स, उनको आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो उतनी ही बार आप माइनस साइन यूज कीजिएगा। और फर्मियन फील्ड ऑपरेटर्स के लिए हम ये प्रॉपर्टीज जानते हैं कि एफ डैगर इसका जो कम्यूटेटर है ये प्लस साइन से होता है, एफ डैगर प्लस एफ डैगर। इसी तरह से एफ प्लस एफ, चूँकि फर्मियन के जो कम्यूटेटर्स हैं उनके लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। तो ये सब ये दोनों जीरो के बराबर होते हैं, और जबकि एफ डैगर प्लस ये 1 के बराबर होते हैं। तो ये जो रिलेशन है, हम एफ डैगर को के कम्यूटेटर को यूज करें तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एफ डैगर प्लस एफ डैगर, और ये बराबर होगा 2 एफ डैगर। इसका मतलब एफ डैगर इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह से हम देखें कि एफ इन दोनों का प्रोडक्ट भी दो सेम फर्मियन ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा। फर्मियन एनिहिलेशन ऑपरेटर, यहाँ फर्मियन क्रिएशन ऑपरेटर था, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह से हम लिखना चाहें कि एफ डैगर, ये जो रिलेशन है थर्ड वन, तो एफ डैगर इक्वल टू 1, इट मीन्स एफ डैगर इक्वल टू 1 माइनस एफ डैगर एफ। और ये रिलेशन भी आपको जब पेयरिंग लेते हैं तब यूज किया जाता है। To define the normal ordering of a product of fermionic creation and annihilation operators, we must take into the account the number of interchanges between neighboring operators। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जितनी भी बार नाइबरिंग ऑपरेटर को रिप्लेस करते हो, कितनी नाइबरिंग ऑपरेटर को रिप्लेस किया है उतनी बार आपको माइनस साइन यूज करना होगा। जैसे यहाँ देखें हम, तो यहाँ हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो इसका जो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू एफ डैगर एफ। लेकिन यहाँ इस एग्जांपल में देखा जाए तो हम एफ डैगर को लेफ्ट में ले गए हैं एफ के, तो 1 टाइम रिप्लेस किया है नाइबरिंग आइटम से, तो यहाँ माइनस एफ डैगर एफ आएगा। तो इस तरह से ये साइन ध्यान रखना जरूरी है। एक ये रिलेशन लिया है हमने, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। एफ डैगर, ये जो फर्मियन फील्ड ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, और इसको हम सॉल्व करें जैसा कि मैंने बताया था कि दिस इज इक्वल टू एफ डैगर प्लस एफ डैगर एंड दिस इज 1। सो एफ डैगर इक्वल टू 1 माइनस एफ डैगर एफ, और इसे हम एफ डैगर को लिख सकते हैं, ये जो है ये एफ डैगर है, दिस इज द एफ डैगर एफ है, और एफ डैगर एफ जो है दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैगर। तो यानी कि ये जो यहाँ ये माइनस साइन के साथ में इसको जो लिखा है, इसे हम सिंपली नॉर्मल ऑर्डरिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स एफ डैगर इक्वल टू 1 प्लस नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेटर एफ डैगर, और ये एफ डैगर माइनस एफ डैगर एफ डैगर का नॉर्मल प्रोडक्ट ये इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। और यह जो इक्वेशन है इसको हम जैसे बोसोनिक केसेस में हमने कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एक इक्वेशन बताया था, यह इक्वेशन उसी की तरह है, और इसे फर्मियन ऑपरेटर्स के कॉन्ट्रैक्शन में इस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी ली है कि यदि आपके पास एक से अधिक फर्मियोनिक ऑपरेटर्स, सेम टाइप के फर्मियोनिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हों, तो उनका नॉर्मल प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो हमने लिखा है द नॉर्मल ऑर्डरिंग ऑफ एनी मोर कॉम्प्लिकेटेड केस गिव 0 बिकॉज देयर विल बी एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्शन और एनाइलेशन ऑपरेटर यूजिंग ट्वाइस। अगर आपने 2 बार एनाइलेशन या क्रिएशन ऑपरेटर्स को नॉर्मल प्रोडक्ट में यूज़ कर लिया है, तो उसका जो प्रोडक्ट में यूज किया है तो नॉर्मल ऑर्डरिंग उसकी 0 के इक्वल होगी। थैंक यू।